गुड आफ्टरनून गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्कैनर क्लास की मदद से हम कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं और अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेथड को कॉल करके कैसे हम लोग इनपुट लेंगे। तो आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए उसका जो फुल पाथ नेम है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि जावा पैकेज के अंदर util डॉट स्कैनर है। तो जावा पैकेज के अंदर एक यूटिलिटी पैकेज होता है, इसको शॉर्ट में util लिखा गया है, और फिर उसके अंदर जो स्कैनर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट। तो इसको इंपोर्ट कर लेने के बाद हम लोग अपने पूरे प्रोग्राम में इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैनर क्लास के मेथड्स जितने भी हम कॉल करेंगे वो सारे नॉन स्टैटिक मेथड होंगे, यानी ऑब्जेक्ट से जुड़े होंगे। तो ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग स्कैनर। मैंने यहाँ पे क्लास का नेम लिख दिया, फिर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, वो हो गया SC। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए न्यू, फिर से क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम। तो अब स्कैनर क्लास को इनपुट लेने के लिए कोई एक स्ट्रीम चाहिए। तो इस स्ट्रीम को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, सिस्टम के इनपुट स्ट्रिंग से। सिस्टम का इनपुट स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट होता है कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से हम लोग यहाँ पर इनपुट चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। जितने भी प्रकार के इनपुट कोई एक सिस्टम है उसमें दो तरीके के स्ट्रीम होते हैं, एक इनपुट स्ट्रीम और दूसरा होता है आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम में आप किसी भी इनपुट डिवाइसेस से या किसी फाइल से इनपुट ले सकते हैं, और उसी तरीके से आउटपुट स्ट्रीम में जो कि किसी भी प्रकार का जो आउटपुट आप दिखाना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं वो आउटपुट स्ट्रीम की मदद से आप निकाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, किसी भी सिस्टम में इनपुट स्ट्रीम का जो डिफ़ॉल्ट इनपुट डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड, और आउटपुट जो होता है वो होता है मॉनिटर। तो यहाँ पे हमको कीबोर्ड से इनपुट चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिस्टम का डिफ़ॉल्ट इनपुट स्ट्रीम। तो अब हम यहाँ पर एक इंटीजर के लिए इनपुट लेंगे। तो पहले इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट नंबर। फिर यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे नेक्स्ट इंट। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट का ही मेथड है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने कॉल किया। ये क्या करेगा, जो भी हम इनपुट देंगे, मान लीजिए मैंने इनपुट दिया 45, कंसोल में इनपुट दिया 45, तो स्कैनर क्लास क्या करता है, इसको ट्रीट करेगा एक स्ट्रिंग की तरह। जो भी हम लोग कंसोल से इनपुट देंगे वो समझेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। फिर उस स्ट्रिंग को फिर उस स्ट्रिंग को लेकर जो भी अगला मेथड कॉल किया गया है, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है, तो ये डिसाइड करेगा कि इस स्ट्रिंग को हमको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो नेक्स्ट इंट मेथड को समझ कर पढ़ कर ही क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अगर हमारा जो इनपुट दिया गया है वो सही में एक नंबर ही है, ना कि कोई अल्फ़ाबेट या कुछ और, अगर ये नंबर ही है तो ये सक्सेसफुली इसको पार्स कर लेगा, उसको कन्वर्ट कर लेगा किसमें, एक्चुअल जो 45 है उसमें। इस तरीके से ये काम करता है। और मल्टीपल इनपुट्स के लिए कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको सिंपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं ताकि यूजर को पता चल सके कि उसे इनपुट देना है। एंटर इंटीजर नंबर। इसको कंपाइल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट कर रहा है 45। तो ये सक्सेसफुली हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। हमने इंटीजर डेटा टाइप के लिए इनपुट लिया था,
तो जैसे मैंने आपको बताया क्या करता है, यहाँ पर जो भी नंबर मैंने लिखा है उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। फिर यहाँ पर जो मैंने मेथड कॉल किया है नेक्स्ट इंट, उसको इससे समझ में आएगा कि मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इस 45 को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब चूंकि 45 तो मतलब सही में इंटीजर ही है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। मान लीजिए मैंने दोबारा इसको रन कराया और इंटीजर की जगह कुछ अलग नंबर दे दिया जो कि एक नंबर नहीं है, जैसे ए या बी, ये कोई नंबर नहीं है। अगर मैं इसमें इसको कॉल करूंगा तो एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। ये देखिए यहाँ पर इसने एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके के जो रन टाइम एक्सेप्शन है वो इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ए बी क्या है मैंने अभी बताया था, स्कैनर में क्या है, कोई भी इनपुट हम लोग देते हैं वो उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। तो जब मैंने इनपुट दिया तब उसको कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ए बी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जब उसने नेक्स्ट इंटीजर देखा और ए बी को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तब वहां पे उसको एक्सेप्शन मिल चुका है कि ये इंटीजर के लिए जो इनपुट आपने दिया है वो मिसमैच कर रहा है। इंटीजर में इस तरीके का कोई सिंबल नहीं होता है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग फ्लोट के लिए। फ्लोट के लिए हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, दूसरा फ्लोट नंबर। यहाँ पर जो मेथड कॉल होगा वो भी होगा नेक्स्ट फ्लोट। यहाँ पर हम लोग मैसेज दे देंगे फ्लोट नंबर। और इसको हम लोग प्रिंट करेंगे इस तरीके से। इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा इसको रन करेंगे। पहले इंटीजर मांग रहा है तो इंटीजर नंबर माइनस में इस बार दे देते हैं -32। उसके बाद एक फ्लोट नंबर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3.14, जो कि पाई की 2 डेसिमल तक की डिजिट है। ये देखिए इसने दोनों, एक इंटीजर को और एक फ्लोट को, दोनों को यहाँ पर इनपुट दे दिया है। इसके अलावा हम लोग और देख लेते हैं। इस बार मैं फ्लोट में एक एफ लिख कर भी देखूंगा। जैसे हम लोग कंपाइलर में किसी नंबर को, जो कि फ्लोट नंबर होता है, उसके आखिरी में एक सफिक्स जोड़ते हैं एफ, ताकि कंपाइलर डिफ्रेंशिएट कर सके ये समझने में कि वो डबल नहीं फ्लोट टाइप का है। तो हम लोग इनपुट में भी देखते हैं कि क्या उसको लेगा। तो यहाँ पर मैं 35 इंटीजर के दे देता हूँ और 3.14 एफ फ्लोट के लिए। देखिए यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि 3.14 तो है नंबर, लेकिन जो एफ है, एफ जो लिटरल है, वो नंबर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, आप इस तरीके से नहीं इनपुट ले सकते हैं, वरना वहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट होगा। जबकि हम नॉर्मली जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सही है, लेकिन जब आप स्कैनर क्लास की मेथड से इनपुट लेंगे तब आपको ऐसा नहीं करना है। अब स्ट्रिंग के लिए मेथड, स्ट्रिंग के लिए हमको इनपुट लेना है, तो उसके लिए सिंपल सा एक स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल बनाएंगे। इसको नाम दे देता हूँ str, और इसमें मेथड कॉल करेंगे नेक्स्ट। इससे जो हमको जो भी टोकन है वो एज ए स्ट्रिंग हमको मिल जाएगा। इसको हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे str। यहाँ पर एक यूजर के लिए मैसेज, एंटर एन स्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने लिख दिया संडे, तो इसको प्रिंट कर देगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल, स्ट्रिंग में सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे इज संडे, तो सिर्फ टुडे को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि स्कैनर क्लास क्या करता है, इस पूरी लाइन को क्या करेगा, टोकन की तरह ट्रीट करेगा, और जहाँ पर भी ये वाइट स्पेस देखेगा, यानी स्पेस देखेगा, वहाँ से ये इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग
स्प्लिट कर देगा, यानी टुडे को अलग स्प्लिट कर देगा, इसको अलग स्प्लिट कर देगा और संडे को अलग स्प्लिट कर देगा। तो ये जो नेक्स्ट मेथड होता है वो सिर्फ स्पेस तक ही रहता है, स्पेस के बाद जो भी आएगा उसको टर्मिनेट यानी इग्नोर कर देगा। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है जिसमें आपको बाइनरी इनपुट लेना है, यानी अभी जो हम लोग जितना भी नंबर्स हमने इनपुट के तौर पे लिए है वो सारे डेसिमल में है, इनका जो बेस है वो 10 है। अगर हम लोग बाइनरी नंबर में इनपुट चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, जो हमने नेक्स्ट इन मेथड कॉल किए हैं उसी में हम लोग बाइनरी इनपुट ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। उससे पहले आपको एक मेथड कॉल करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप जो इनपुट लेंगे वो कौन से बेस में होगा। तो यहाँ पे एक मेथड होता है यूज रेडिक्स, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा रेडिक्स यानी कौन सा बेस यूज करता है। सी डॉट रेडिक्स, इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन से बेस को यूज करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखिए यहाँ पे 10 लिख रहा है, यानी इसका जो बेस है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है डेसिमल के लिए। तो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या, बाइनरी। तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। बाइनरी का जो बेस या रेडिक्स होता है वो होता है 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। तो अब जब भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे वो इनपुट हमेशा बाइनरी यानी 0 1 के कॉम्बिनेशन में ही होगा। यहाँ पर अब हम लोग इनपुट लेते हैं इंट नंबर इक्वल्स टू सी डॉट नेक्स्ट इंट प्रिंट नंबर। तो यहाँ पर मैं बाइनरी में इनपुट देता हूँ। बाइनरी में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 नंबर को इनपुट देना चाहता हूँ। 10 का बाइनरी डिजिट होता है 1010। तो इसको इनपुट देने के बाद जब ये प्रिंट करेगा तो ये डेसिमल में ही प्रिंट करेगा और वैल्यू हमको शो करेगा 10। ये देखिए यहाँ पर हमको आंसर मिला 10, जबकि मैंने इनपुट किस में दिया था, बाइनरी में दिया था। और रन करा के देख लेते हैं, कोई दूसरा नंबर दे देते हैं इस बार। मैं इन 4 डिजिट दूंगा, चारों को 1 दे देता हूँ, तो ये 15 यहाँ पे प्रिंट करेगा। यानी हमने जो इनपुट दिया था वो था बाइनरी में और जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो डेसिमल में था, इंटीजर में। इसी तरीके से आप हेक्साडेसिमल के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो 2 है उसको चेंज करके मैं 16 कर दूंगा और यहाँ पर फिर से हम लोग इसको रन करेंगे। इस बार मैं दे देता हूँ F। तो ये F के लिए कोई, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि नंबर की जगह कुछ भी और अगर हम लोग सिंबल पास करते हैं ABCD इस तरीके से तो उसको एक्सेप्शन क्रिएट करता है। पर चूंकि हमने यहाँ पे बेस बता दिया है कि 16 है यानी रेडिक्स 16 है, तो हेक्साडेसिमल के अंदर जितने भी सिंबल्स आते हैं 0 से 9 और ABCDEF इन सभी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये देखिए इसने F को कोई एक्सेप्शन नहीं बताया बल्कि उसको सही तरीके से पार्स कर दिया और यहाँ पे 15 नंबर हमको प्रिंट करके दे दिए। और इसमें जो इसमें भी एक्सेप्शन आता है वो होता है दूसरे तरीके का। अब चूंकि जो उसका रेंज होता है हेक्साडेसिमल का वो होता है 0 से 9 और A से लेकर F तक। तो F के बाद का कोई भी अगर आप यहाँ पर सिंबल इनपुट देंगे तो यहाँ पर जैसे F के बाद G आता है, तो अगर मैं यहाँ पे G लिख दूँ तो वहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा। ये देखिए, तो जो भी आप रेडिक्स यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये स्कैनर क्लास का जो भी नेक्स्ट मेथड्स होते हैं, नेक्स्ट इंटीजर या नेक्स्ट फ्लोट, वो उसके रेडिक्स के हिसाब से काम करते हैं।
तो इस तरीके से आप ऑक्टल के लिए भी ले सकते हैं, हेक्साडेसिमल के लिए भी ले सकते हैं, बाइनरी के लिए भी इनपुट स्कैनर क्लास की मदद से ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टर के लिए, एक सिंगल कैरेक्टर होता है उसके लिए हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास में कोई मेथड नहीं है, यानी अगर हम लोग जो मेथड के नेम है उसको फॉलो करते हुए अगर इस तरीके से लिख दें तो यहाँ पर हमें एरर आएगी। मैंने यहाँ लिखा कैरेक्टर एक वेरिएबल और फिर एक मेथड को कॉल किया, तो यहाँ पर एरर आएगी क्योंकि इस तरीके का कोई मेथड नहीं है जो कैरेक्टर का इनपुट ले सके। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस मेथड से हम लोग स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं उसी मेथड को ही कॉल करेंगे। उसके बाद होगा क्या, जो ये sc.next मेथड है ये तो स्ट्रिंग को कॉल करेगा, यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम लोग एक नया मेथड कॉल कर सकते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का ही जो कि स्ट्रिंग का ही मेथड होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉट char at 0। ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है। इसका मतलब है एक्चुअली स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग खुद ही एक कैरेक्टर का एरे होता है। तो एरे में जो कैरेक्टर एरे है स्ट्रिंग का, जो भी स्ट्रिंग है उसका जो पहला कैरेक्टर है, 0 का यहाँ मतलब हम लोग यहाँ पे इंडेक्स बता रहे हैं। तो एरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो होता है 0। तो उस इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर इसने स्टोर किया हुआ है वो हम चाहते हैं कि ये रिटर्न कर दे। तो यदि आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी लिखते हैं तो सिर्फ पहला कैरेक्टर को ही स्टोर करके रखेगा। यहाँ पर हम लोग इनपुट लेकर देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा यस लिखा है स्ट्रिंग, लेकिन जो इसका पहला कैरेक्टर है उसमें ch में सिर्फ, यहाँ पे जो कैरेक्टर वेरिएबल है ch उसमें सिर्फ y ही स्टोर हुआ है फर्स्ट इंडेक्स पे। y लिखेंगे तो भी सिर्फ y ही स्टोर होगा। इस तरीके से आप कैरेक्टर के लिए इनपुट इसमें ले सकते हैं। उसके बाद एक देखते हैं, हमारे पास एक फाइल है उसमें हमको कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका नाम और कुछ नंबर्स हैं, उनके सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स हैं उनसे रिलेटेड नंबर उसमें स्टोर किए गए हैं इस फाइल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल है, जो पहला डेटा है वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट के नेम को, और जो बाकी के 4 डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में उसके मार्क्स को। तो हमको यहाँ पे 2 चीज़ें निकालनी है, पहला है एवरेज उसका फार्मूला यूज़ करके, और दूसरा है परसेंटेज। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 10, तो सभी को 0 से 10 के बीच में ही नंबर मिला है। तो हम लोग इसके लिए स्कैनर क्लास का मेथड ही यूज़ करके पूरे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, अभी तक हमने स्कैनर में क्या बताया था, सिस्टम के इनपुट स्ट्रीम से स्कैन करने के लिए बताया था। अब हम इसको बताएंगे कि एक फाइल से ये इनपुट, फाइल को स्कैन करे, फाइल से ये क्या करे, इनपुट ले। तो यहाँ पे फाइल से इनपुट लेने के लिए पहले हमें एक फाइल चाहिए, import java.io.file। तो हमने यहाँ पे फाइल क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। अगर आप यहाँ पर फाइल का सीधा नाम दे देंगे, यानी मैं अगर ऐसा लिख देता हूँ marks.txt, तो ये फाइल को इंक्लूड नहीं करेगा, ये फाइल की बजाय इसको एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करेगा, जो कि गलत होगा। तो हमको फाइल से इनपुट स्कैन करना है, तो यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट हमको इसको पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू फाइल। अब ये क्या करेगा, फाइल का नेम हमने दे दिया, यानी फाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको पास कर दिया स्कैनर के पास। तो जो स्कैनर क्लास है वो फाइल से इनपुट रीड करेगा। तो हम यहाँ पे रीड करने के लिए लूप लगाएंगे, वाइल लूप।
अब स्कैनर क्लास में एक मेथड होता है, इसको कहते हैं हैज़ नेक्स्ट। हैज़ नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, जो भी फाइल है उसमें नेक्स्ट, हमने एक मेथड कॉल किया था नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जो भी हमारा इनपुट स्ट्रीम है उससे ये रिटर्न कर एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है और उसको रिटर्न करता है। तो हैज़ नेक्स्ट क्या करेगा, फाइल में जाएगा और चेक करेगा कि जो पहला टोकन है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, यदि नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग इस वाइल लूप का जो कंडीशन है इसके अंदर ही कॉल करेंगे, सी डॉट हैज़ नेक्स्ट। तो जो पहला टोकन हमारे पास है वो है ए, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद अब हम इस जो पहला स्ट्रिंग है उसको रिसीव करना चाहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा, जो पहला लेटर है ए या पहला टोकन जो है ए, वो इस नेम नाम के वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से हम और ले लेते हैं m1, पहला जो मार्क्स है उसका वो इंटीजर टाइप का है, तो हम लोग उसको स्टोर करने के लिए लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट। इसी तरीके से बाकी जो तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनके लिए भी हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। मैं इसको कॉपी कर दिया हूँ, अब यहाँ पे पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के लिए 4 वेरिएबल हमने बना दिए हैं, इसको नंबर दे देते हैं फॉर m3 और m2। यहाँ पे 4 नंबर हमारे पास बन चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज होगा फ्लोट AVE इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 होल डिवाइडेड बाय 4। तो यह हो गया हमारे मार्क्स का एवरेज। और परसेंटेज निकालने के लिए फ्लोट PER इक्वल्स टू इन सभी को मार्क्स को ऐड करके हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.4 से। एक्चुअली उसको 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमने इसको टोटल मार्क्स क्योंकि है यहाँ पे 4 मार्क्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 10 हैं, तो 4 सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं, तो टोटल मार्क्स होंगे 40। तो जितने भी नंबर उसको मिले हैं डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। फार्मूला इस तरीके से होगा परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमने क्या किया है, 100 और 40 को डिवाइड करके नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको 0.4 लिख दिया है। और इससे जो डिवाइड करेंगे वो भी हमारा परसेंटेज ही शो करेगा। तब दोनों को हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं, एवरेज इक्वल्स टू प्लस AVE और परसेंटेज इक्वल्स टू और इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकता है, ये बता रहे हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, ये कंपाइल करते टाइम ही हमको पता चल गया। तो ऐसा कोई केस हो सकता है, मान लीजिए मैंने ये जो प्रोग्राम है अपने कंप्यूटर पर लिख दिया, लेकिन जब इस सोर्स कोड को उठाकर मैंने किसी और के सिस्टम में डाला और उसके JVM में रन करने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि उसके पास जो marks.txt नाम की फाइल है वो उसके कंप्यूटर में नहीं होगी। या तो उसको बनानी पड़ेगी या फिर मैं जब उसको सोर्स कोड दूंगा तो ये जो marks.txt फाइल है वो भी साथ में दूंगा, तब उसके जो मशीन है या JVM है उसमें भी सही से रन करेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो उसके में एरर आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको, अब चाहे तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, और दूसरा जो मेथड है वो है इसको
JVM के भरोसे छोड़ देना। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं JVM को बता दूंगा कि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा थ्रोज एक्सेप्शन। तो अब क्या होगा, जब भी हम इसको कंपाइल करेंगे तो कोई एरर या एक्सेप्शन शो नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग भूल गए हैं, वो है नाम को प्रिंट करना। यहाँ पर मैं नाम को भी प्रिंट कराऊंगा, नेम प्लस नेम। तो स्टूडेंट का नाम और उसके एवरेज कितना है और परसेंटेज कितना है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होगी। ये देखिए, जितने भी इनपुट है इसने कहाँ से लिए हैं, इस फाइल से लिए हैं। यूजर से इनपुट नहीं लिया है बल्कि इस फाइल से लिया है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जो पहला स्टूडेंट है उसका नाम है ए, और इसका जो एवरेज है, इसका एवरेज हम लोग भी निकाल सकते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। 10 को 4 से अब डिवाइड करेंगे, एक मिनट सॉरी, 10 को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पर 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.50, लेकिन हमने यहाँ पे इंटीजर डिवीजन कर दिया है, इस कारण से यहाँ पर 2.5 की जगह 2.0 दिखा रहा है। अगर हमको यहाँ पे फ्लोट में वैल्यू चाहिए तो इसको 4.0 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखिए सही बता रहा है 2.5। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, और जो इसका परसेंटेज आएगा वो होगा 25.0। इसी तरह इसने सभी नंबर्स के लिए, सभी जितने भी यहाँ पे रोज हैं उन सभी के लिए इसने परसेंटेज और एवरेज सही सही निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से आप एक फाइल से इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम्स या प्रोग्राम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके के कुछ और एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ये तो हो गया, हमने स्टूडेंट्स के जितने भी नंबर हैं उनके परसेंटेज और मार्क्स हमने निकाल लिए। इससे हमारा काम आसान हो गया। उसी तरीके से आप किसी शेप का एरिया निकालना चाहते हैं तो जितने भी उसके पैरामीटर्स एरिया या पेरीमीटर निकालने के लिए लगते हैं, जैसे कि लेंथ, रेडियस, उसका विड्थ, हाइट, ये सब आप एक नंबर की तरीके से लिख कर इस फाइल में सेव कर सकते हैं, और इस तरीके का प्रोग्राम लिख कर उसमें कैलकुलेशन करके उसका जो एरिया और पेरीमीटर है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। स्कैनर में आप सिर्फ जो फाइल है उसको रीड कर सकते हैं, फाइल में राइट करने के लिए इसमें कोई मेथड नहीं है। तो इस तरीके के प्रोग्राम बनाने के लिए जहाँ पे फाइल में किसी तरीके का डेटा रखा हुआ है उसको आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकते हैं।